This Hindi dub video has been created solely for educational and informational purposes. All original rights and credits belong to the respective content creators. We do not claim ownership of the original material. The rightful copyright owner and wish to get in touch with us, please contact us via the details provided on our channel's about page. ये सब सुनकर मुझे वाकई में बहुत झिझक होती है। उस दयालु परिचय के लिए धन्यवाद। मुझे अपने बारे में सुनना नफरत है। और बस एक खैर, शायद अगर आप सिर्फ ताली बजा सकें। आप में से कितने लोग जानते हैं कि एनवीडिया कौन है? और आप में से कितने लोग जानते हैं कि जीपीयू क्या है? ठीक है, मुझे अपना भाषण बदलने की जरूरत नहीं। महिलाओं और सज्जनों, राष्ट्रपति रोजनबाम, सम्मानित संकाय सदस्यों, विशिष्ट अतिथियों, गर्वित माता पिता और सबसे बढ़कर कैलटेक के 2024 के स्नातक वर्ग के छात्र, ये आप सभी के लिए वाकई खुशी का दिन है। आपको ज्यादा उत्साहित दिखना चाहिए, आखिर आप कैलटेक से ग्रेजुएट हो रहे हैं। यह महान रिचर्ड फेनमैन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक लाइन्स पॉलिंग और एक ऐसे असाधारण व्यक्ति का प्रतिष्ठित स्कूल है जो मेरे जीवन और हमारे समग्र उद्योग के लिए अत्यंत प्रभावशाली रहे हैं, जिन्हें हम कार्वर मीड के नाम से जानते हैं। हाँ, यह बहुत बड़ी बात है। आज अत्यधिक गर्व और खुशी का दिन है। यह आप सभी के लिए एक सपना सच होने जैसा है, लेकिन सिर्फ आपके लिए नहीं, क्योंकि आपके माता पिता और परिवारों ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अनगिनत त्याग किए हैं। तो आइए इस क्षण को लें और उन्हें बधाई दें, उन्हें धन्यवाद दें और उन्हें बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। आप वो भूलना नहीं चाहते क्योंकि आप नहीं जानते कि आप कितने समय तक घर पर रहने वाले हैं। आप आज बहुत आभारी होना चाहते हैं। एक गर्वित माता पिता के रूप में मुझे वास्तव में पसंद था जब मेरे बच्चे घर पर रहे और हर दिन उन्हें देखना बहुत अच्छा था, पर अब वे बाहर चले गए हैं, जिससे मुझे दुख होता है। तो उम्मीद है कि आप अपने माता पिता के साथ कुछ समय बिता पाएंगे। यहाँ आपकी यात्रा आपके चरित्र, आपके दृढ़ संकल्प, अपने सपनों के लिए त्याग करने की इच्छा का प्रमाण है और आपको गर्व होना चाहिए। त्याग करने की, दर्द और पीड़ा सहने की क्षमता। आपको जीवन में इन गुणों की जरूरत होगी। आप और मैं कुछ चीजें साझा करते हैं। सबसे पहले एनवीडिया के दोनों मुख्य वैज्ञानिक, हम कैलटेक से हैं और आज मैं ये भाषण देने का एक कारण यह है कि मैं भर्ती कर रहा हूं और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनवीडिया एक वास्तव में बहुत अच्छी कंपनी है। मैं एक बहुत अच्छा बॉस हूं। सभी के द्वारा प्रिय, एनवीडिया में काम करें। आप और मैं विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए एक जुनून साझा करते हैं और हालांकि हमारे बीच लगभग 40 वर्षों का अंतर है, हम दोनों अपने अपने करियर के शिखर पर हैं और अपने पेशेवर जीवन में सफलता का आनंद ले रहे हैं। आप सभी जो एनवीडिया और मुझ पर ध्यान दे रहे हैं, आप समझते हैं मेरा क्या मतलब है। यह सिर्फ आपके मामले में है, आपके पास और भी बहुत बहुत अधिक शिखर होंगे। मुझे बस उम्मीद है कि आज मेरा सबसे अच्छा दिन नहीं है, शिखर नहीं। इसलिए मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से अधिक मेहनत कर रहा हूं कि मेरे आगे और भी कई शिखर हों। पिछले साल मुझे ताइवान विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण देने का सम्मान मिला था। मैंने एनवीडिया की यात्रा और हमारे सीखे गए सबक के बारे में कई कहानियां बताईं जो स्नातकों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मुझे सलाह देना पसंद नहीं है, विशेष रूप से दूसरों के बच्चों के लिए। और इसलिए आज मेरी सलाह मुख्य रूप से कुछ ऐसी कहानियों में छिपी होगी जिन्हें मैंने बहुत पसंद किया है और कुछ जीवन के अनुभवों में भी जिन्हें मैंने अपने जीवन काल में सीखा और पसंद किया है। इन कहानियों और अनुभवों से मिली सीख आपके लिए भी उपयोगी हो सकती है। मुझे लगता है कि मैं आज दुनिया में सबसे लंबे समय तक काम करने वाला टेक सीईओ हूं और इन पूरे 31 वर्षों के दौरान मैं कभी भी अपने व्यवसाय से बाहर नहीं गया, कभी भी अपने काम से ऊब नहीं गया और न ही कभी मुझे किसी ने नौकरी से निकाला। इतने लंबे समय तक मैंने अपने व्यवसाय को बिना किसी रुकावट के चलाया और हमेशा उत्साह के साथ काम किया और इसलिए मेरे पास जीवन के बहुत सारे अनुभवों का आनंद लेने का महान सौभाग्य है, एनवीडिया को शून्य से बनाने से लेकर आज ये जो है उस तक। और इसलिए मैंने क्यूडा के निर्माण के लंबे सफर के बारे में बात की, एक प्रोग्रामिंग मॉडल जिसे हमने 20 से अधिक वर्षों तक विकसित करने में समर्पित किया और जो आज कंप्यूटिंग में क्रांति ला रहा है। मैंने एक बहुत ही शांत, सार्वजनिक, रद्द किए गए सेगा गेम कंसोल प्रोजेक्ट के बारे में बात की जिस पर हमने काम किया था। मैंने बताया कि कैसे बौद्धिक ईमानदारी, जो कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे पता है कि रिचर्ड फेनमैन बहुत गहराई से परवाह करते हैं और अक्सर इसके बारे में बात करते थे, ने हमारी कंपनी को बचाया। साथ ही मैंने यह भी बताया कि कैसे एक रणनीतिक पीछे हटना हमारे लिए महत्वपूर्ण था। सर्वोत्तम रणनीतियां, ये सभी अंतर्ज्ञान के विपरीत सबक हैं जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपसे बात की थी, वो विषय। लेकिन मैंने स्नातकों को एआई के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, जो हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है और मैं इसके बारे में बाद में थोड़ा बात करूंगा। लेकिन आप सभी एआई के बारे में जानते हैं। इसमें डूबे रहना और इससे घिरे रहना और इसके बारे में बहुत अधिक चर्चा करना मुश्किल है और निश्चित रूप से मुझे आशा है कि आप सभी इसका उपयोग कर रहे हैं और आश्चर्यजनक परिणामों के साथ इसके साथ खेल रहे हैं, कुछ जादुई, कुछ निराशाजनक और कुछ आश्चर्यजनक। लेकिन आपको इसका आनंद लेना होगा, इससे जुड़ना होगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये एकमात्र तकनीक है जिसे मैंने जाना है जो एक ही समय में कई घातांकों पर आगे बढ़ रही है और इसलिए तकनीक बहुत बहुत तेजी से बदल रही है। इसलिए मैंने ताइवान विश्वविद्यालय के छात्रों को सलाह दी कि वे दौड़ें, चले नहीं और एआई क्रांति से जुड़ें।
और फिर भी 1 साल बाद यह अविश्वसनीय है कि कितना बदल गया है। और इसीलिए आज मैं जो करना चाहता था वह है आपके साथ अपने दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को साझा करना जो हो रही हैं, जिनमें आप स्नातक हो रहे हैं। और ये असाधारण चीज़ें हैं जो हो रही हैं, जिनके लिए आपको एक सहज समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके और उद्योग के लिए मायने रखेगा। और उम्मीद है कि आप आगे के अवसर का लाभ उठाएंगे। कंप्यूटर उद्योग अपनी नींव से बदल रहा है, शाब्दिक रूप से, स्टड्स से। हर चीज़ नींव से लेकर हर परत तक बदल रही है, और जल्द ही हर उद्योग भी बदल जाएगा। और इसका कारण काफ़ी स्पष्ट है, क्योंकि आज के कंप्यूटर ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, और यह हर एक उद्योग और विज्ञान के हर क्षेत्र के लिए आधारभूत है। अगर हम कंप्यूटर को इतने गहरे से बदल रहे हैं तो इसका हर उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा, और मैं इसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। और जब आप उद्योग में प्रवेश करते हैं तो यह जानना जरूरी है कि क्या चल रहा है। आधुनिक कंप्यूटिंग IBM सिस्टम 360 से शुरू होती है। वह वास्तुकला मैनुअल था जिससे मैंने सीखा। यह एक वास्तुकला मैनुअल है जिसे आपको सीखने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर और वास्तुकला के बहुत बेहतर दस्तावेज और बेहतर विवरण तब से प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन सिस्टम 360 अपने समय में अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था। और वास्तव में सिस्टम 360 के मूल विचार, इसकी वास्तुकला, सिद्धांतों के विचार और वास्तुकला और सिस्टम 360 की रणनीति अभी भी कंप्यूटर उद्योग को नियंत्रित कर रहे हैं आज। और इसे मेरे जन्म के 1 साल बाद पेश किया गया था, 80 के दशक में। मैं VLSI इंजीनियरों की पहली पीढ़ी में से था जिन्होंने मीड और कॉनवे की ऐतिहासिक पाठ्यपुस्तक से चिप्स डिजाइन करना सीखा। और मुझे यकीन नहीं कि यह अभी भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है। इसे पढ़ाया जाना चाहिए। और कार्वर मीड के यहाँ कैलटेक में चिप डिजाइन पद्धतियों और पाठ्यपुस्तक पर अग्रणी कार्य पर आधारित VLSI सिस्टम का परिचय, जिसने IC डिजाइन में क्रांति ला दी, और इसने हमारी पीढ़ी को विशालकाय चिप्स और अंततः CPU डिजाइन करने में सक्षम बनाया। CPU ने कंप्यूटिंग प्रदर्शन में घातीय वृद्धि की। मूर का नियम कहलाने वाली अविश्वसनीय तकनीकी प्रगति ने सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति को बढ़ावा दिया। औद्योगिक क्रांति जिसका हम हिस्सा हैं, जिसका मेरी पीढ़ी हिस्सा थी, उसने ऐसी चीज का बड़े पैमाने पर उत्पादन देखा जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। किसी ऐसी चीज का बड़े पैमाने पर उत्पादन जो अदृश्य थी, कॉपी करने में आसान थी। सॉफ्टवेयर का बड़े पैमाने पर उत्पादन, और इससे $3 ट्रिलियन का उद्योग बना। जब मैं वहां बैठा था जहां आप बैठे हैं, तब IT उद्योग बहुत छोटा था, और यह अवधारणा कि आप सॉफ्टवेयर बेचकर पैसा कमा सकते हैं एक कल्पना थी। और फिर भी आज यह सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं, सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों और उत्पाद निर्माणों में से एक है जो हमारा उद्योग उत्पादित करता है। हालांकि डेनार्ड स्केलिंग, ट्रांजिस्टर स्केलिंग और निर्देश स्तर समानांतरता की सीमाओं ने CPU प्रदर्शन को धीमा कर दिया है। और CPU प्रदर्शन में धीमी वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब कंप्यूटिंग की मांग तेजी से बढ़ रही है। कंप्यूटिंग की मांग और कंप्यूटरों की क्षमताओं के बीच तेजी से बढ़ता यह अंतर, अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो कंप्यूटिंग ऊर्जा की खपत और लागत मुद्रास्फीति अंततः हर उद्योग को रोक देगी। हम कंप्यूटिंग मुद्रास्फीति के बहुत स्पष्ट संकेत देखते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं। और एनवीडिया के चूड़ा को 2 दशकों तक आगे बढ़ाने के बाद एनवीडिया का त्वरित कंप्यूटिंग आगे बढ़ने का एक रास्ता प्रदान करता है। इसीलिए मैं यहां हूं, क्योंकि आखिरकार उद्योग ने त्वरित कंप्यूटिंग की अविश्वसनीय प्रभावशीलता को महसूस किया, ठीक उसी समय जब हम कंप्यूटिंग मुद्रास्फीति देख रहे हैं। कई दशकों के बाद समय लेने वाले एल्गोरिदम को GPU पर स्थानांतरित करके, जो समानांतर प्रोसेसिंग में विशेषज्ञता रखता है, हम नियमित रूप से 10, 100, कभी-कभी 1000 गुना गति हासिल करते हैं। UPS पैसे, लागत और ऊर्जा बचा रहा है। हम अब कंप्यूटर ग्राफिक्स, रे ट्रेसिंग से लेकर जीन सीक्वेंसिंग, वैज्ञानिक कंप्यूटिंग, खगोल विज्ञान, क्वांटम सर्किट सिमुलेशन, SQL डेटा प्रोसेसिंग और यहां तक कि पांडास डेटा साइंस तक के एप्लीकेशन डोमेन को त्वरित कर रहे हैं। त्वरित कंप्यूटिंग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। यह कंप्यूटर उद्योग में हमारा पहला महान योगदान है, समाज के लिए हमारा पहला महान योगदान, त्वरित कंप्यूटिंग। यह अब हमें टिकाऊ कंप्यूटिंग के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, जहां कंप्यूटिंग आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ लागत कम होती रहेगी। 100-fold त्वरित कंप्यूटिंग के कारण समय, लागत या ऊर्जा की बचत में 100 गुना वृद्धि निश्चित रूप से कहीं और एक नए विकास को प्रेरित करेगी। हम बस नहीं जानते थे कि यह क्या था जब तक कि डीप लर्निंग हमारी चेतना में नहीं आई। कंप्यूटिंग की एक पूरी नई दुनिया उभरी। जेफ हिंटन, एलिस क्रूज़चेव्स्की और इलिया सुस्काबर ने नविडिया स्यूडा GPUs का उपयोग करके एलेक्सनेट को प्रशिक्षित किया और 2012 के इमेजनेट चैलेंज को जीतकर कंप्यूटर विजन समुदाय को चौंका दिया। यह एक बड़ा क्षण था, डीप लर्निंग का बिग बैंग, एक महत्वपूर्ण क्षण। इसने AI क्रांति की शुरुआत को चिह्नित किया। एलेक्सनेट के बाद हमारी कंपनी में हुए बदलावों के कारण हमारे निर्णय ध्यान देने योग्य हैं। एलेक्सनेट के बाद लिए गए हमारे निर्णयों ने हमारी कंपनी और संभवतः बाकी सब कुछ बदल दिया। हमने डीप लर्निंग की क्षमता को देखा और विश्वास किया, सिद्धांतिक सोच के माध्यम से बस विश्वास किया, डीप लर्निंग की स्केलेबिलिटी के अपने विश्लेषण के माध्यम से विश्वास किया। हमें विश्वास था कि यह दृष्टिकोण अन्य मूल्यवान कार्यों को सीख सकता है, कि शायद डीप लर्निंग एक सार्वभौमिक फंक्शन लर्नर है और कितनी समस्याएं मूलभूत सिद्धांतों का उपयोग करके व्यक्त करना कठिन या असंभव हैं। और इसलिए जब हमने यह देखा तो हमने सोचा
कि यह एक ऐसी तकनीक है जिस पर हमें वास्तव में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसकी सीमाएं संभवतः केवल मॉडल और डेटा स्केल तक सीमित हैं। हालांकि उस समय कुछ चुनौतियां थीं। ये 2012 है और ये 2012 के तुरंत बाद है। हम इन विशाल जीपीयू क्लस्टर्स को बनाए बिना डीप लर्निंग की सीमाओं का पता कैसे लगा सकते थे? उस समय हम एक छोटी कंपनी थे। इन विशाल जीपीयू क्लस्टर्स को बनाने में सैकड़ों और सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च हो सकते हैं, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो यह सुनिश्चित नहीं था कि यह प्रभावी होगा या नहीं अगर हम इसे बढ़ाते। हालांकि कोई नहीं जानता था कि डीप लर्निंग कितनी दूर तक जा सकती है। स्केल, और अगर हमने इसे नहीं बनाया होता तो हम कभी नहीं जान पाते। ये उन चीजों में से है कि अगर आप इसे बनाते हैं तो क्या वे आएंगे? हमारा मानना है कि अगर हम इसे नहीं बनाते तो वे आ ही नहीं सकते, और इसलिए हमने अपने मूल सिद्धांतों और विश्लेषण के आधार पर खुद को समर्पित किया, और हम उस बिंदु पर पहुंचे जहां हमें लगा कि यह बहुत प्रभावी होगा, और जब कंपनी को किसी चीज पर विश्वास हो तो हमें उस पर काम करना चाहिए। इसलिए हम डीप लर्निंग में गहरे उतरे और अगले दशक में व्यवस्थित रूप से सब कुछ फिर से आविष्कृत किया। हमने हर कंप्यूटिंग लेयर का पुनः आविष्कार किया, जीपीयू से शुरू करके आधुनिक जीपीयू का आविष्कार जो अतीत के जीपीयू से बहुत अलग है, जिसे हमने पहले स्थान पर आविष्कार किया था। और हम कंप्यूटिंग के लगभग हर अन्य पहलू का आविष्कार करते गए, इंटरकनेक्ट्स, सिस्टम्स, नेटवर्किंग और निश्चित रूप से सॉफ्टवेयर। हमने अरबों का निवेश किया, हमने अज्ञात में अरबों का निवेश किया। हजारों इंजीनियरों ने एक दशक तक डीप लर्निंग को आगे बढ़ाने और स्केल करने पर काम किया, बिना यह वास्तव में जाने कि हम इस तकनीक को कितना आगे ले जा सकते हैं। हमने अरबों का निवेश किया और सीखने, डीप लर्निंग और एआई की सीमाओं का पता लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर डिजाइन और बनाए। फिर 2016 में हमने DGX-1 की घोषणा की, हमारा पहला एआई सुपर कंप्यूटर, और मैंने पहला प्रोटोटाइप सैन फ्रांसिस्को के एक स्टार्टअप को दिया, एक ऐसा स्टार्टअप जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। मेरे कुछ दोस्तों का समूह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे थे, एक कंपनी जिसे ओपन एआई कहा जाता है। 2022 में एलेक्सनेट के 10 साल पूरे होने के बाद और कंप्यूटिंग शक्ति में लगभग 10 लाख गुना अभूतपूर्व वृद्धि के पश्चात हमने तकनीकी क्षेत्र में अविश्वसनीय प्रगति देखी है। अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा अगर आपका लैपटॉप 10 लाख गुना अधिक सक्षम होता। कई वर्षों बाद ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया और एआई मुख्यधारा में आ गया। इस दशक के दौरान एनवीडिया ने खुद को एक ग्राफिक्स कंपनी से बदल दिया, जिसे आप में से कई लोग शायद पहले जीपीयू बनाने वाली कंपनी के रूप में जानते थे, अब एक एआई कंपनी के रूप में जो विशाल डेटा सेंटर स्केल सुपर कंप्यूटर बनाती है। हमने अपनी कंपनी को पूरी तरह से बदल दिया। हमने कंप्यूटिंग को भी पूरी तरह से बदल दिया। आज कंप्यूटिंग करने का मौलिक तरीका पूरी तरह से बदल गया। कंप्यूटिंग स्टैक अब जीपीयू का उपयोग बड़े भाषा मॉडल को प्रोसेस करने के लिए करता है, जो सुपर कंप्यूटर पर प्रशिक्षित होते हैं, बजाय सीपीयू के जो प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए निर्देशों को प्रोसेस करते हैं। हम ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसे कोई इंसान नहीं लिख सकता। हम अब ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो ऐसी चीजें करता है जिनकी कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। अब कंप्यूटर निर्देश चालित के बजाय इरादा चालित हो गए हैं, जबकि सिर्फ 10 साल पहले ऐसा नहीं था। कंप्यूटर को बताएं कि आप क्या चाहते हैं और वह हल निकाल लेगा। वह कैसे करना है यह खुद पता लगा लेगा, और इंसानों की तरह एआई एप्लीकेशन मिशन को समझेंगे, तर्क करेंगे, योजना बनाएंगे और कार्यों को करने के लिए बड़े भाषा मॉडल की एक टीम का संचालन करेंगे। भविष्य के एप्लीकेशन बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे हम करते हैं। विशेषज्ञ टीमें बनाते हैं, उपकरण इस्तेमाल करते हैं, तर्क करते हैं और योजना बनाकर अपने मिशन को पूरा करते हैं। सॉफ्टवेयर और उसकी क्षमताएं पूरी तरह बदल गई हैं। हमारा उद्योग भी जैसे जैसे बदल और परिवर्तित हो रहा है, एक नया उद्योग बना रहा है जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। एक उद्योग हमारी आंखों के सामने बन रहा है। एआई का इनपुट और आउटपुट टोकन है। कमरे में मौजूद सभी इंजीनियरों के लिए आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं जो बुद्धिमत्ता को एम्बेड करते हैं। कंपनियां अब एक नए प्रकार का डेटा सेंटर बना रही हैं जो पहले मौजूद नहीं था और जो बुद्धिमत्ता टोकन के उत्पादन में विशेषज्ञ है, अनिवार्य रूप से एआई फैक्ट्रियों की तरह है, जैसे एसी जनरेटर। निकोल टेस्ला ने पिछले औद्योगिक क्रांति से संबंधित कुछ आविष्कार किया था। अब हमारे पास एआई टोकन जनरेटर हैं और वे एक नई औद्योगिक क्रांति के कारखाने होंगे। ऊर्जा, बिजली का उत्पादन करने वाले बड़े उद्योग हैं। अब हमारे पास एक बड़ा उद्योग है जो सॉफ्टवेयर नामक अदृश्य चीज का उत्पादन कर रहा है। भविष्य में, बहुत निकट भविष्य में, हमारे पास ऐसे उद्योग होंगे जो बुद्धिमत्ता टोकन, एआई जनरेटर का निर्माण और उत्पादन कर रहे होंगे। एक नया कंप्यूटिंग मॉडल उभरा है और एक नया उद्योग उभरा है। यह सब इसलिए क्योंकि हमने मूल सिद्धांतों से तर्क किया, भविष्य के बारे में अपना विश्वास बनाया और हमने उन पर कार्य किया। एआई की अगली लहर रोबोटिक्स है। जहां एआई भाषा मॉडल के अलावा भौतिक दुनिया का मॉडल भी रखता है, वहां यह वास्तविक जगत की समझ और प्रतिनिधित्व करने की क्षमता विकसित करता है। हम सैकड़ों कंपनियों के साथ काम करते हैं जो रोबोट, रोबोटिक वाहन, पिक एंड प्लेस आर्म्स, ह्यूमनॉइड रोबोट और यहां तक कि पूरे विशाल रोबोटिक गोदाम बना रही हैं। लेकिन हमारी एआई फैक्ट्री रणनीति और वहां हमारे अनुभव के विपरीत, जो वास्तव में तर्क और सोच समझकर कार्रवाई के माध्यम से बना था, हमारी रोबोटिक्स यात्रा कई बाधाओं के परिणाम स्वरूप हुई। जैसा कि आप जानते हैं, एनवीडिया ने जीपीयू का आविष्कार किया। यह एआई फैक्ट्रियों के आविष्कार से पहले था। कंप्यूटर उद्योग में हमारा पहला महत्वपूर्ण योगदान प्रोग्रामेबल शेडर्स के माध्यम से कंप्यूटर ग्राफिक्स का पुनः आविष्कार था। हमने 2000 में जीपीयू और प्रोग्रामेबल शेडिंग का आविष्कार किया। हम हर कंप्यूटर में जीपीयू को एकीकृत करना चाहते थे, इसलिए हमने अपने जीपीयू को मदरबोर्ड चिप्स के साथ जोड़ना शुरू किया और हमने एक शानदार एकीकृत ग्राफिक्स चिप लॉन्च की AMD CPU के लिए उस समय।
हमारा चिपसेट व्यवसाय तुरंत सफल हो गया। मुझे लगता है कि यह लगभग रातों रात शून्य से $1 अरब तक पहुंचा। लेकिन फिर अचानक AMD PC में सभी तकनीकों को नियंत्रित करना चाहता था और हम स्वतंत्र रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ATI खरीदा और उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं रही। हम इंटेल की ओर मुड़े। शायद यह अच्छा विचार नहीं था, पर हमने जानकारी की ओर रुख किया और इंटेल CPU से जुड़ने के लिए एक लाइसेंस पर बातचीत की। एप्पल हम जो बना रहे थे उससे उत्साहित था और उन्होंने हमें उनके साथ एक नए कंप्यूटर पर काम करने के लिए कहा, जो पहला मैकबुक एयर बन गया। खैर, इंटेल ने देखा क्या हुआ और तय किया कि वे नहीं चाहते कि हम ऐसा दोबारा करें, और इसलिए उन्होंने हमारा समझौता समाप्त कर दिया। खैर, हमने फिर से दिशा बदली और इस बार हम गए और ARM का लाइसेंस लिया और हमने एक कम बिजली वाला SoC, एक मोबाइल SoC बनाया। दुनिया का पहला SoC जो अनिवार्य रूप से एक कंप्यूटर था, एक पूर्ण ऑपरेटिंग कंप्यूटर। और यह अविश्वसनीय था। हमारी चिप ने गूगल को उत्साहित किया। उन्होंने हमें एक नए डिवाइस पर काम करने के लिए कहा, जो एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस निकला। खैर, क्वालकॉम ने फैसला किया कि वे नहीं चाहते कि हम ऐसा करें और इसलिए वे नहीं चाहते थे कि हम उनके मोडेम से जुड़ें। और बिना मोडेम से जुड़े एक मोबाइल डिवाइस बनाना मुश्किल है और कोई अन्य LTE मोडेम कंपनियां नहीं थीं, इसीलिए हमें मोबाइल डिवाइस बाजार से बाहर निकलना पड़ा। खैर, यह लगभग 1 साल के ताल पर हुआ और हम कुछ बनाते थे। यह अविश्वसनीय रूप से सफल होता था, भारी मात्रा में उत्साह पैदा करता था और फिर 1 साल बाद हमें उन बाजारों से बाहर निकाल दिया गया। खैर, अब कोई और बाजार नहीं बचा जहां जा सकें। हमने कुछ ऐसा बनाने का फैसला किया जहां हमें यकीन है कि ग्राहक नहीं होंगे, क्योंकि आप निश्चित रूप से गारंटी दे सकते हैं कि जहां कोई ग्राहक नहीं है वहां कोई प्रतियोगी भी नहीं है और कोई भी आपकी परवाह नहीं करता। इसलिए हमने ऐसा बाजार चुना जिसमें कोई ग्राहक न था, एक शून्य मूल्य का बाजार, और यह रोबोटिक्स था। हमने दुनिया का पहला रोबोटिक्स कंप्यूटर बनाया जो एक ऐसे एल्गोरिथम को प्रोसेस करता था जिसे डीप लर्निंग कहते हैं, और उस समय कोई समझता नहीं था। यह 10 साल से पहले की बात है। अब 10 साल बाद मैं हमारे द्वारा बनाई गई चीज और AI की अगली लहर बनाने के अवसर से अधिक खुश नहीं हो सकता। इससे भी महत्वपूर्ण, हमने चपलता और लचीलेपन की संस्कृति विकसित की। एक के बाद एक झटके को हमने झटक दिया और अगले अवसर की ओर बढ़ गए। हर बार जब हम कौशल प्राप्त करते हैं और अपने चरित्र को मजबूत करते हैं, हम अपने कॉर्पोरेट चरित्र को भी मजबूत करते हैं। हमारी कंपनी को विचलित करना और हतोत्साहित करना वास्तव में बहुत कठिन है, और कोई भी झटका जो हमारे रास्ते में आता है आजकल अवसर जैसा लगता है। विडंबना है कि आज हम जो रोबोटिक्स कंप्यूटर बनाते हैं उन्हें ग्राफिक्स की जरूरत नहीं, जबकि हमारी यात्रा शुरुआत में इसी कारण से हुई थी। तो आज हम जहां हैं वह हमें कुछ बताता है और कुछ सिखाता है। दुनिया अनिश्चित है, जैसा कि रिचर्ड फेनमैन कहते थे, और दुनिया अनुचित हो सकती है और आपको कठिन परिस्थितियां सौंप सकती है। तेजी से इसे झटक दें। आप अपनी किताबों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तेजी से इसे झटक दें। चलो, ये काफी चतुर है। मैंने खुद को हंसाया। बाहर एक और अवसर है, या एक बनाएं। मुझे एक और कहानी बताने दें। मैं हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल से काम किया करता था। हर गर्मी में 1 महीने के लिए, जब हमारे बच्चे किशोरावस्था में थे, हम जापान में समय बिताते थे। एक सप्ताहांत में हम क्योटो और सिल्वर टेम्पल गए। अगर आप नहीं गए हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। यह अपने सुंदर मॉस गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। जिस दिन हम गए थे वह क्योटो की गर्मियों का एक आदर्श दिन था। सफिंगली दम घोंटने वाली गर्मी और नमी, चिपचिपी गर्मी जमीन से निकल रही थी। हवा घनी स्थिर थी। अन्य पर्यटकों के साथ हम सावधानीपूर्वक संवारे गए मॉस गार्डन से होकर गुजरे और मैंने अकेले माली को देखा। अब याद है वो काय का बगीचा? यह सिल्वर टेम्पल है। मॉस गार्डन विशाल है। यह लगभग इस आंगन के आकार का है और इसमें संग्रह है दुनिया की लगभग हर प्रजाति के मॉस का सबसे बड़ा संग्रह, और बेहद सुंदरता से रख रखाव किया गया है। मैंने एक अकेले माली को दुबक कर बैठे देखा, जो सावधानी से बांस की चिमटी से मॉस को चुन रहा था और उसे बांस की टोकरी में डाल रहा था। और आपको करना है, यह एक बांस की चिमटी है और यह भी है। यह सिर्फ यही एक माली है और टोकरी खाली दिखी। खैर, एक पल के लिए मुझे लगा कि वह काल्पनिक मॉस को काल्पनिक मृत मॉस के ढेर में डाल रहा था। इसीलिए मैं उसके पास गया और मैंने कहा, आप क्या कर रहे हैं? और अपनी अंग्रेजी में उसने कहा, मैं मृत मॉस चुन रहा हूं, मैं अपने बगीचे की देखभाल कर रहा हूं। और मैंने कहा, लेकिन आपका बगीचा तो बहुत बड़ा है। और उसने जवाब दिया, मैंने अपने बगीचे की देखभाल 25 साल से की है। मेरे पास बहुत समय है। खैर, वह मेरे जीवन के सबसे गहन और महत्वपूर्ण सबकों में से एक था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और इसने मुझे सच में कुछ सिखाया। इस माली ने अपने कौशल और जीवन के काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास बहुत समय होता है। मैं हर सुबह की शुरुआत बिल्कुल एक ही तरीके से करता हूं।
मैं हर सुबह अपने सबसे ज़रूरी काम से शुरुआत करता हूँ। मेरे पास एक स्पष्ट प्राथमिकता सूची है और मैं सबसे ज़रूरी काम से शुरुआत करता हूँ। काम पर पहुँचने से पहले ही मेरा दिन सफल हो चुका होता है। मैंने अपना महत्वपूर्ण काम पहले ही पूरा कर लिया है और अब दिन भर दूसरों की मदद कर सकता हूँ। और जब लोग मुझे परेशान करने के लिए माफ़ी मांगते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे पास बहुत समय है, और वास्तव में है। 2024 की कक्षा के स्नातकों, मैं आपसे अधिक भविष्य के लिए तैयार किसी की कल्पना मुश्किल से ही कर सकता हूँ। आपने खुद को समर्पित किया, आपने कड़ी मेहनत की, आपने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक से विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त की। और जैसे ही आप अगले चरण में प्रवेश करते हैं, मेरे सीखे हुए सबक लें और उम्मीद है कि वे आपको रास्ते में मदद करेंगे। मुझे आशा है कि आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, कुछ ऐसा जो अपरंपरागत हो, कुछ ऐसा जो अनछुआ हो लेकिन वह विचारशील हो। और इसे समझें, फिर इसे पूरा करने के लिए खुद को समर्पित करें। आप अपना GPU पा सकते हैं, आप अपना CUDA पा सकते हैं, आप अपना जनरेटिव AI पा सकते हैं, आप अपना NVIDIA पा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप बाधाओं को नए अवसरों के रूप में देखेंगे। आपका दर्द और पीड़ा आपके चरित्र, आपकी लचीलेपन और फुर्ती को मजबूत करेगी। और ये अंतिम सुपर पावर्स हैं। मेरी क्षमताओं में जिन चीज़ों को मैं सबसे अधिक महत्व देता हूं, उनमें बुद्धिमत्ता सबसे ऊपर नहीं है। दर्द और पीड़ा सहने की मेरी क्षमता, बहुत बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ पर काम करने की मेरी क्षमता, बाधाओं को संभालने और बस कोने के आसपास के अवसर को देखने की मेरी क्षमता, मैं इन्हें अपने सुपर पावर्स मानता हूं। और मुझे आशा है कि ये आपके भी हैं। और मुझे आशा है कि आप एक शिल्प पाएंगे। मुझे आशा है कि आप एक शिल्प पाएंगे। पहले दिन निर्णय लेना महत्वपूर्ण नहीं है। यह तय करना कि जल्द ही निर्णय लेना है या नहीं महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मुझे आशा है कि आप एक शिल्प जरूर पाएंगे, जिसे आप अपना जीवन कुछ पूर्ण करने के लिए समर्पित करना चाहते हैं, अपने कौशल को निखारने और इसे अपने जीवन का कार्य बनाने के लिए। और अंत में अपने जीवन को प्राथमिकता दें। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अपने जीवन को प्राथमिकता दें और आपके पास महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए काफ़ी समय होगा। बधाई हो 2024 की कक्षा। जाइए और पाइए।